राष्ट्रीय सेवा योजना का स्वयं सेवक मैं अनुराग कुमार यहाँ पर उपस्थित हमारे निर्णायक मंडलगण, हमारे वरिष्ठ शिक्षक और तमाम मित्रजनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मान्यवर, लगातार पिछले 2 दिनों से हम लोग कार्यक्रम में अपनी योगदान दे रहे हैं। जिस उपलक्ष्य में हम दे रहे हैं वो है राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस। मान्यवर, जिसमें भाषण प्रतियोगिता के दौरान मुझे भी अपने मंतव्यों को रखने के लिए ये अवसर प्राप्त हुआ है। मान्यवर, लेकिन भाषण देने से पूर्व मैं थोड़ा सा भावुक हूँ, क्योंकि हमारा भाषण का विषय है महिला सुरक्षा समस्या एवं समाधान। मान्यवर, जिस भूमि पर हम खड़े होकर महिलाओं की सुरक्षा की बात आज कर रहे हैं, इस भूमि की पहचान पहले महिलाओं को देवीय रूप में देखने से होती थी। मान्यवर, अगर आए दिनों महिलाओं के साथ अत्याचार हो रही है तो इसमें छोटी सी एक हमारी कमी होगी, हमारी गलत संगति की। क्योंकि जिस पुरुष का लालन पालन भरण पोषण एक महिला करेगी, उस पुरुष को ये कभी अपने अंदर से नहीं होगा कि किसी महिलाओं के साथ अत्याचार कर सके। मान्यवर, आप पिछले 8 अगस्त की रात, ये एक मतलब सुबह में 9 अगस्त को ये खबर मिली कि 8 अगस्त की रात एक कोलकाता में ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ बेरहमी से पेश आया है। मान्यवर, मैं आप लोगों के समक्ष कुछ प्रस्तुत करना चाहूँगा। मान्यवर, ये उस ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। जिसमें आप देख सकते हैं कि कितनी सारी ये इंजरीज पॉइंट है जो मिला है। मैंने आप लोगों के लिए सहूलियत की है कि इसमें मार्किंग कर दी है कि आपको समझ आ जाए। मान्यवर, आप मेरा यकीन मानिए, जब मैं इस रिपोर्ट को पढ़ रहा था तो मुझसे तो पूरा पढ़ा नहीं गया। मैंने खूब कोशिश किया तो 2, 3, 4 बार में पढ़ा, केवल अपनी समझ के लिए कि कैसे एक मानव असुरी प्रवृत्ति का बन सकता है। मान्यवर, इस रिपोर्ट में बताया गया कि अनवांटेड सेक्सुअलिटी और जेनेटिक टॉर्चर के कारण ट्रेनिंग डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट पर गहरा घाव पड़ा है। चिल्लाने से रोकने के लिए नाक, मुंह और गले को लगातार दबाया गया। गला घोटने से थायराइड का आर्टिकल टूट गया। सिर को दीवार से सटा दिया गया जिससे चिल्ला न सके। पेट, होंठ, उंगलियों और बाएं पैर पर चोट पाई गई। इतनी जोर से हमला किया गया कि चश्मा के शीशे के टूटने से उनकी आंखों में घुस गई। दोनों आंखें, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। मान्यवर, चेहरे पर आरोपी ने नाखूनों से बने खरोंच के निशान मिले, जिससे पता चलता है कि पीड़िता ने खुद को बचाने के लिए काफी संघर्ष किया था। मान्यवर, जब मैं ये चैनल देख रहा था तो उसमें मुझे एक बात बताया, मतलब समझ में आया कि इस पूरी घटना को अंजाम देने वाला एक पुलिस कर्मी था। ये कितनी शर्मिंदगी की बात है कि हमारे देश में अगर सुरक्षा की बात की जाए तो पहले स्थान पर हमारा दृष्टिकोण जिस पात्र पर होता है वो कहीं ना कहीं प्रशासन होता है। और अगर प्रशासन की ही कर्मचारी ये दुराचार व्यवहार करे तो कितनी निंदनीय है। मान्यवर, जब मैं ये कर रहा था तो मैंने छोटी सी अपनी समझ के लिए, मैं बता दूं कि मुझे थोड़ी बहुत लिखने की भी आदतें हैं, थोड़ी बहुत बैठे बैठे कविताएं भी लिख लेता हूँ। तो मैंने इन घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए अपनी दृष्टिकोण उस घटना पर प्रस्तुत किया और तब मैंने लिखा
कि एक रक्षक भक्षक बना, ऐसी थी चतुराई। चील की तरह आंखें नोची, हड्डियां खूब चटकाई। उस क्रूर की कायरता देखो कैसे खूब सताया है। बेबस लाचार बेचारी को कायर ने नोच नोच के खाया है। सोई हुई थी गहरी नींद में, बदन को कोई सहलाया। घबरा के आंखें खोली, सामने अनजान को पाया। डरे सहमे पूछी वो कौन हो, बोलो क्या बात है। नर पिशाच अवाक रहा, अब पकड़ा वो कसके हाथ। बेचारी वो समझ चुकी थी उसकी नीयत कुछ ठीक नहीं। मदद के लिए खूब चिल्लाई, पर सुनी किसी ने चीख नहीं। मान्यवर, बेचारी वो खूब लड़ी, लड़ते लड़ते वो टूट गई। एक पल ऐसा आया कि सांसें भी उसकी रुक गई। नर पिशाच, मैं जो ये वाक्य कर रहा हूँ, नर पिशाच, इसका अर्थ है कि मानवीय शरीर में असुरी प्रवृत्ति को जगाए रखने को हम नर पिशाच के वाक्य में कह रहे हैं। मान्यवर, जब वो बेचारी लड़ते लड़ते मर जाती है तब कहीं ना कहीं उस निर्दयी को लगता है, तब मैंने लिखा कि निर्दयी को लगा शायद कुछ तो गलत कर चुका हूँ। हवस की अग्नि कमजोर पड़ी, मैं तो बुरा फंस चुका हूँ। भागा निर्लज बेशरम बेहाया, छोड़ बेचारी को लाचार। घर अभी पहुंच ना पाई थी, माँ को था बहुत इंतजार। पिता निहार रहा था राह, सूर्योदय भी तो मस्त हुआ। उसे कहाँ खबर था कि नन्ही का जीवन ही अस्त हुआ। उसे कहाँ खबर था कि नन्ही का जीवन ही अस्त हुआ। मान्यवर, अब उसकी घर की स्थिति क्या होती है। माता पिता दोनों बेचारे, अब उनकी मनोव्यथा क्या है, मैं उसको रेखांकित करना चाहूँगा अपने पंक्तियों के द्वारा कि अब माँ बाप दोनों बेचारे घबराए बैठे हैं। मन ही मन को सकुचाए पर आस दिलाए बैठे हैं। इतने में घंटी बजी, कोई अनजान खबर पहुंचाई है। जल्दी भागो रे दुर्भागी, कोई बच्ची तेरी सताई है। जल्दी भागो रे दुर्भागी, कोई बच्ची तेरी सताई है। माँ को ये समझ ना आई, पिता ने दौड़ लगाई है। हे प्रभु, ये क्या हुआ, ये कैसी सामत आई है। भागा भागा अस्पताल पहुंचा, सामने बच्ची सुलाई थी। एक पिता की हृदय देखो अब बेहद बुलाई थी। एक पिता की हृदय देखो अब बेहद बुलाई थी। मान्यवर, जब वो सोचा, उस स्थिति में अपनी बच्ची को देखता है कि किस तरीके से उसके सारे अंग प्रत्यंग को नोच नोच के बिखरा दिया गया, उसके सारे कपड़े जिस्म से अलग पड़े हैं, तब उसने सोचा कि सोचा लाडो को यहाँ खूब जीवन बचाएगी। किसे खबर था बेचारी खुद अपनी जीवन गवाएगी। खबर की रफ्तार तेज हुई, शहर तक आई है। शहर के हर सड़क पर मोमबत्ती खूब जलाई है। मान्यवर, हमारी एक परेशानियां है कि हम अगर सुनते हैं कि किसी बच्ची बहन बेटी के साथ कुछ बुरा होता है तो अगली ही रात हम अपने हाथों में मोमबत्ती लेते हैं और जलाकर नारा दुहाई के लिए लगाते हैं। लेकिन सुनने वाला कौन है। इस भ्रष्ट राजनीतिक पद पर विद्यमान पक्ष अथवा प्रतिपक्ष अगर जब तक नारी के साथ अत्याचार के पक्ष में अपनी आवाज न उठाएंगे तो उन्हें समझ लेना चाहिए कि आने वाले युवाओं के सामने उनकी दाल तो गलने वाली नहीं है। मान्यवर, तब ये पाया गया कि उनके समक्ष कितनी परेशानियां हुई। वो पिता घर जाता है, लेकिन वो पिता बतलाता है क्या कि लिए हो अपने हाथों में जलती हुई चिंगारी को, पर क्या जला पाए हो अपने अंदर के हवस गुजारी को। सर्वप्रथम अपने अंदर की इस हैवानियत को जलाइए, तब हाथों में मशाल लेकर इस पंक्ति में आइए। मान्यवर, माँ को ये उम्मीद जगी दरवाजा न्यायालय की खटखटाती है। अब देखना ये बाकी है क्या उचित न्याय मिल पाती है या उचित न्याय मिल पाती है। मान्यवर,
हमने रक्षक को भक्षक बनते देख लिया, तो इसका मतलब क्या हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं बचती कि हम अपनी आत्मरक्षा कर सकें? क्या हमारी बहन बेटियां अपने आप को लाचार महसूस करेंगी? बिल्कुल नहीं। हमारी संविधान की यह सौंदर्यता है कि उसमें अपनी आत्मरक्षा के लिए बहुत सारी चीजें बताई गई है, जिसमें से एक अपनी आत्मरक्षा के लिए शस्त्र उठाना भी बाध्य है। आप अपनी इस आत्मरक्षा के लिए शस्त्र का प्रयोग कर सकती हैं। तब मैं अपनी मनोव्यथा को आपके सामने रखता हूं कि आप जितनी खर्चा अपनी सौंदर्यवर्धक सामग्रियों पर करती हैं, उसमें से थोड़ी सी खर्च बचाइए और अगली बार जब भी बाजार जाइए वहां से एक खंजर खरीद कर जरूर लाइए। मेरा बयान मान्यवर ये नहीं, हिंसक बयान नहीं है। मेरा कहना ये नहीं कि मैं हिंसक बयान दे रहा हूं, लेकिन जब भी आवश्यकता पड़े तो आप उस खंजर को चलाने से तनिक भी मत घबराइए, क्योंकि मान्यवर वो कालखंड अलग थी। जब कोई द्रौपदी सताई जाती थी तो कृष्ण आते थे, ये कालखंड अलग है, यहाँ कोई नहीं आने वाला। इसलिए मुझे एक पंक्ति याद आती है कि हे द्रौपदी अब शस्त्र उठा लो, मोहन अब ना आएंगे। मान्यवर इस पंक्ति को आप लोग याद रखिए, अपने साथ रखिए, क्योंकि आप पंछी, आप लोगों को बोला जाता है कि उड़ती पंछी, पंछी के पैर काटने वाले को आप जवाब जरूर दीजिए और अपनी ऊंचाइयों को उन्नत रूप से प्रदर्शित करिए। मान्यवर मैं जाते जाते एक छोटा सा अपना संदेश देना चाहूँगा। कहीं ना कहीं हम लाड दुलार में अपनी बच्ची को खूब अच्छी तरीके से पालन पोषण करते हैं, लेकिन उस बच्ची को अपनी उम्र के दराज में पता चलता है कि कहीं ना कहीं उसके भाई के समरूप उसकी जो मतलब कि देखने की नज़रिया है उनके पेरेंट्स की अलग है। मतलब कि हमारे समाज में यह है कि अगर कोई लड़की सूर्यास्त के आधे घंटे भी बाद आती है तो उनके माता पिता द्वारा पहला सवाल होता है कि इतनी देर से कहाँ थी। लेकिन ये अच्छी बात है कि आप सुरक्षा पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन आपकी यही प्रश्न उस समय भी होने चाहिए जब आपका एक सयाना लड़का मध्य रात्रि को मद्यपान करके दरवाजा खटखटाता है और आप बड़े ही गर्व के साथ बोलते हो, उसके साथ भी आपका एक सवाल होना चाहिए। मान्यवर मैं जाते जाते एक विकल्प अपना ये भी रखूंगा कि आप अपनी लाडों से खूब लाड लड़ाइए, माँ के आंखों का तारा पापा की बलि बनाइए, पर एक निश्चित समय के बाद आप स्वयं बदल जाइए, पापा की बलि बनाइए अथवा न बनाइए, पर उसे एक बुखार शेरनी जरूर बनाइए, बुखार शेरनी जरूर बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। Oke,